बुलंद आवाज आपकी हमेशा से ही सभी के हृदय में तो गूंजती है, और आज के लाइव को भी गुंजायमान करने के अरे लिए आपको बहुत बहुत अरे पहले धन्यवाद वकील साधुवाद। साहब। और बताएं। तो कानून की किताबें पढ़ते पढ़ते आपकी कुछ कविताएं और लेख से रूबरू हुआ, और फिर मैंने यही कहा मतलब टीम से कि ये जो इंटरव्यू है ये तो मैं ही लूंगा। मुझे भी अच्छा लगा सर, मैंने तो देख लिया था अपडेट, फिर आपके बारे में मैंने इंस्टा पे सर्च भी किया, इसीलिए मैंने आपको वकील साहब से संबोधित किया, क्योंकि जरूरी है। तो इससे पता चलता है कि आप कभी यूट्यूबर मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं, बहुत अच्छे होमवर्क करने वाले स्टूडेंट भी रहे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं जिससे मिलना होता है मुझे, अब कोई अनायास मिले कोई अचानक मिले तो बात अलग है, लेकिन जिससे मिलना होता है, जो जाना होता है, तो मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। तो बस आप जितना मैं आपके बारे में सोशल मीडिया के थ्रू और आपकी वेबसाइट के थ्रू जान पाया था, वो मैंने सभी को लिंक शेयर किया और बताया कि किस जी तरीके से जी। आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं अच्छा लिटरेचर। तो एक बार अब मैं चाहता हूं, मेरी दिली दरख्वास्त है कि आप अपने बारे में वो चीजें बता के इस सेशन को शुरू करें कि जो हम नहीं जानते, या आ, ब्रैकेट में यूं आज कहें कि हम जानना चाहते हैं। ऐसा तो कुछ रहता नहीं है आजकल के समय में। मैक्सिमम चीजें आप सबके सामने रहती हैं, लेकिन एक जो हमेशा परिणाम दिखता है, जो आप होते जी जी जी। हैं वो दिखता रहता है, उसके पीछे जिसकी वजह से वो पूरी नींव जो है वो नहीं दिखती। सही, बिल्कुल सही। और इसके लिए हर हर यात्रा की एक लंबी कहानी होती है, हर यात्रा के पीछे एक 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 कुछ ना कुछ हर किसी के जीवन में, मैं हूं आप हूं, आप अध्ययन कर रहे हैं, आपका लिटरेचर में लगाव भी है, तो आप उस संघर्ष और उन बातों से आप बिल्कुल पूरी तरह से परिचित भी होंगे, ताल्लुक भी रखते होंगे। मैं तो ये, रीवा से बिलोंग करता हूं, मध्य प्रदेश के अरे पास रीवा वाह! जिला है। जी, हाँ, जी, जी, वहां से जी। बिलोंग करता हूँ। और यूं तो पढ़ाई बीटेक की है, लेकिन साहित्य से लगाव ने इस तरह से माहौल दिया कि आज आपके साथ यहाँ पर बैठकर इंजीनियरिंग की नहीं, किसी पैरामीटर की बात नहीं कर रहे, हम लोग साहित्य की बात कर रहे हैं। आपकी बातों में आपकी जो प्रोफेशनल फ्रंट है वो साफ-साफ झलकता है, मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि जहाँ आप कुछ टेक्निकल डिजाइन करते, आप अब शब्दों से डिजाइन कर रहे हैं, कविताएं बना रहे हैं। बशर्ते ये था कि मैकेनिकल से किया था, शब्दों से नहीं किया था। वो आपने किया। वो और वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि मेरा खुद का जन्म स्थान भी मध्य प्रदेश में ही है। अरे वाह, मध्य प्रदेश में कहाँ? मैं रतलाम से। अरे वाह, मैंने वहां पे सातवीं पढ़ा है। मैं वहां पे अलकापुरी में रहता था। जी 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 अलकापुरी जी, है शायद नेक्स्ट वहां कंपनी। कोई जगह। बिल्कुल बिल्कुल। एक वर्ष मैंने वहां पढ़ाई की है, अच्छा, तो बहुत चाचा जी के बहुत पास से। अच्छा लगता है कि जिससे वार्तालाप चल रही है उससे कहीं ना कहीं बचपन का कुछ कनेक्शन निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। तो एक बातों का दौर चलता रहेगा, मैं आपसे बहुत प्रश्न पूछता रहूंगा, वार्तालाप चलती रहेगी। एक कविता आप अपने पसंद की, जो बिल्कुल मैं किसी पे कविता पे जोर नहीं डालूंगा, किसी का उन्मान आपसे नहीं पढ़वाऊंगा जचवाऊंगा, मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जो आपको अच्छी लगे कि शुरुआत हो, बस वहां से आप एक बार पढ़ना शुरू इस कीजिए। समय पे मैं जहां भी जा रहा हूं वकील साहब, वहां पर मैं कुछ निश्चित कविताएं पढ़ रहा हूं, और वो पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो गई। मैं उसकी 4 लाइनों से शुरू करता हूं, फिर ये जी चर्चा जी जी चलेगी जी कि जी। हम सब प्रयास करते हैं, हम सब कोशिश करते हैं, तो उसमें हार भी होती है, जीत भी होती है। हमारा लक्ष्य होता है, कभी हम पाते हैं, कभी नहीं पाते, लेकिन हमारे हाथ में हमारा करना है, हमारा जी, कर्म है, सही, वो हमारे बिल्कुल सही। लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हाथ हमारे, क्योंकि हमारे हाथ जादू नहीं है, हमारे हाथ लक्ष्य को खींच लाने की क्षमता नहीं है, वहां तक जाने की बात है। क्या तो मैंने बात लिखा कि पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। पांव जख्मी होने पर हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन तुम चले, ये बड़ी है, बात है। एकदम इसमें ऐसा क्या नहीं बात। कि आप हार गए या कि आप रेस नहीं जीत पाए। पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है। गिर हाँ गए थे पर उठे तुम, ये बहुत है। हाँ हाँ। तूफान के आगे टिक न पाए भले, लेकिन अब तूफान आएगा तो हम कैसे झेल पाएंगे। तूफान के आगे टिक न पाए भले, लेकिन हाँ, आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत है। जी पांव जख्मी बिल्कुल। पर चले तुम, ये बहुत है। ज्वार से चोटिल हुई चट्टान हो तुम, हाँ ज्वार से चोटिल हुई चट्टान हो तुम, सह रहा हर घाव वो इंसान हो तुम। ज्वार
से चोटिल हुई चट्टान हो तुम, सह रहा हर घाव वो इंसान हो तुम नहीं सीपी जिसे कोई बहा दे, तुम हाँ हाँ हाँ, क्या नहीं बात। सीपी जिसे कोई बहा दे, नींव तेरे हौसले की यूं हिला दे। क्या हुआ यदि लक्ष्य तुम ना भेद पाए, क्या हुआ यदि लक्ष्य तुम ना भेद पाए, नहीं कोई कसर छोड़ी ये बहुत है, वाह पांव वाह। जख्मी पर चले तुम ये बहुत है, गिर गए थे पर उठे तुम ये बहुत है। और ये अपने आप में बहुत पर्याप्त शुरुआत इस सेशन की हुई है आपके इन शानदार शब्दों से। लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ही कविताओं की पंक्तियों को अब इतनी बार सुना चुका हूं कि बहुत सारे दोस्त तो मेरे बोलने के पहले ही शायद लिख दे रहे हैं क्या। यही यही शायद मैं कविता की और कवि की सफलता मानता हूं कि जब कवि को याद हो ना हो, लेकिन सुनने वाले को उसकी पंक्तियां हृदय से याद हो जाती है। वकील साहब सच कहूं तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि अभी पहले जॉब ही कर रहा था मैं, तो उस दौरान मुझे बहुत सारी कविताएं बस मंचों पर जाकर के याद हुई। ज्यादातर मंचों पर नहीं गया, यूट्यूब के माध्यम से और इस तरह के लाइव सेशन के माध्यम से, और कहीं पर जब कभी बुलाया गया तो वहां जहां गया तो उसके माध्यम से मुझे कविताएं याद हो पाई। मैं आपको बताऊं, मेरी जो एक कविता आप सबको बहुत पसंद आती है, यदि राम का संघर्ष हो, वो हाँ हाँ कविता हाँ। मुझे मुरारी बापू के सामने और वहां से शुरुआत करी थी, पन्ना लेकर के, पेज लेकर के। आप जगहों पे सुनाता हूं तो अब याद हो गई। अब अगर कहीं अटकी हुई तो आराम से कोई ना कोई ऑडियंस से प्रॉम्प्ट कर देगा। इसके बाद ये है, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सारे दोस्तों को याद रहती है। कहता हूं मैं कि आपने उसे इतनी बार शायद पढ़ लिया होगा कि कोई रात को 2 सवा 2 बजे भी उठा के पूछे तो आप जैसे उसको यह आपने कहा, पहले कविता सुन लो, याद है मुझे पूरी। अभी कैसा होता था, अभी आप जैसे वकील साहब कह देंगे कि कल संदीप वो करना, कुछ रिकॉर्ड करते हैं, कुछ एक लाइव सेशन करते हैं, तो बस मुझे बस दिमाग में रहे, कुछ कर नहीं पाया हूं तो एक कविता दो कविता तो है ही है, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये मैं इसे कैसे भी करके आपको बहुत देर तक बता सकता हूँ। बहुत बहुत अच्छा। तो मैं आपको बिल्कुल सत्य बात कहता हूँ, मैंने कोई ऐसा स्क्रिप्टाइजेशन आज के इसका लाइव सेशन का या इस इंटरव्यू का मैंने बिल्कुल नहीं किया है। मैं वो हृदय से पूछूंगा जो मुझे क्षणिक रूप से जो मेरे हृदय में आ जाएगा, और आप भी वही जवाब देगा जो आपको हृदय की गहराइयों से, मतलब सच पूछूंगा, सच बताना। मुझे किसी तरह से नहीं बताया कि प्रश्न क्या क्या है, तो जो कुछ निकलेगा वो सामने ही निकलेगा। और किसी किसी पे सच बताने के लिए मैं आपको कोई हलफ नहीं दिला रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका और मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट होना और यूं कहूं कि कवि होना या शब्दों का एक स्टूडेंट होना, इस बात की गवाही दे देगा कि जो मैं पूछूंगा वो भी सच है, जो आप बताओगे वो भी सच है। वो भी सच है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया, अभी अभी आपकी बातों से बात पता चली कि पहले आप जॉब भी करते थे, तो कहाँ जॉब करते थे, किस तरीके की जॉब थी, उसके बारे में बताएं, ताकि जो एक शब्द है, अब मुझे नहीं पता आप दोनों में से किस शब्द को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, स्ट्रगल और हसल, की संघर्ष भी स्ट्रगल, संघर्ष। जी। तो आप अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए कि कहाँ, किस तरीके की जॉब आपने स्टार्ट करी, कैसे किया, फिर कैसे आप फुल टाइम शब्दों की सेवा में लग गए। मुझे तो पहले खुद भी नहीं पता था वकील साहब, पहले तो बस ये था कि एक लगाव था, भावों को पन्नों पाता था और अच्छा लगता था, बड़ा वही आनंद था, भी वही आनंद है। तरह के भाव हूं या सके, मेरे ख्याल से वही आपका पैशन होता है और वही आपको करना चाहिए। लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार में, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कई बार देखिए, एक संपन्न परिवार और एक थोड़ा सा चलने वाले परिवार में थोड़ा सा एक अंतर होता है। जो एक संपन्न परिवार होता है वो अपने पैशन पर काम करता है पहले, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। और जो एक लोअर मिडिल क्लास है वो सबसे पहले, चाहे कोई पैशन हो चाहे जो भी हो, उसको पहले अपने गुजारे के लिए, खर्च के लिए, घर के लिए काम करना पड़ता है। तो चूंकि एक उसी तरह का परिवार है, पिताजी शिक्षक थे प्राइवेट स्कूल में, अभी तो पैरालाइज है तो जॉब छूट गई। तो बीटेक मेरा जब हुआ, बीटेक के बाद में ही सीधे मुझे जॉब करना था, तो मैंने महिंद्रा में भी जॉब करी, महिंद्रा कंपनी नागपुर, वहां पर किया मैंने। और कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब की, खंडवा में रहा, जगदलपुर में रहा, बहुत सारे ऐसे मैंने क्लासेस भी ली। लेकिन इसके साथ में वकील साहब ना, मेरा जो लगाव था ना, मैं उसमें रुका नहीं, वो चलता रहा मेरा। कुछ चीजें मैंने करी। एक बड़ी सुंदर चौपाई है,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। मैं अक्सर जब लाइव सेशन आता है तो मैं उसे कह देता हूं, ताकि ये शायद बहुतों को, क्योंकि मैं जो कहूं शायद उसमें उतनी दमदारी हो ना हो, लेकिन किसी के कथन बता दो शायद वो काम के हों, ऐसे लोग जिन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि जहि कर जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछ संदेह। जिसका जिस पर विश्वास है, जिसकी जिस पर आस्था है, जिसका जिससे लगाव है, वो उसको मिलने में कभी भी कोई संदेह नहीं है। किस्मत सही बात। किसी की पत्ते के नीचे, किसी की पत्थर के नीचे, किसी की देर से, लेकिन किसी की जल्दी, ये सब होता रहता है, लेकिन आप वो जरूर पाते हैं अगर आप उसके लिए लगे रहते हैं तो। मुझे बस यही था कि बस लिखना था। जहां जहां आपने जॉब करी है, मुझे, मैं ये तो नहीं उस पर क्लेम कर सकता कि आपने घाट घाट का पानी पिया होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, जगह जगह की किताबें पढ़िए, जगह जगह के समोसे जरूर खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे आपकी बातों से झलकता है। जी बताइए। मुझे पढ़ने का बहुत हमेशा से शौक रहा, अच्छा लगता था किताब। अच्छा, एक चीज और भी मैं बताऊं, जैसा लगता है ना कि जब हम कोई लेखक कवि सोचते हैं तो हमें लगता है कि बहुत पढ़ता होगा, बहुत पढ़ता होगा। कई बार हम जैसे जो साधारण लोग होते हैं, ये लोग ना, जब कई बार कवि लेखक की छाप जब बन जाती तब पढ़ना शुरू करते हैं। कई बार ये होता है, आपका कहानियों से बड़ा रूबरू, आप कहानियों से रूबरू रहते हैं। बात कही आपने, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। कई बार क्या होता है ना, परिस्थितियां आपको बनाते रहती हैं। कई बार बस आपको जिम्मेदारी समझनी पड़ती है कि अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। अब आप इस तरह का भाव लिखते हैं जैसे मैंने लिखा, कहीं से भी पढ़ा लिखा, जो भी किया मैंने, जो कुछ समझ में आया उसको उतारा, और उसे आप लोगों ने जब पसंद किया, मैं ऐसा ही, तो मैं सबके लिए नहीं कह सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो जब सबके तक कविताएं पहुंची तो उन्होंने कहा कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अपने काम करने में ऊर्जा आ गई, सर मुझे लगता है कि रास्ता खुल जाएगा। तो क्या होता है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बन गई कि अब आपको ऐसे रहना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। अब लोग जब इस तरह से जुड़े हैं तो वकील साहब ये भी पूछेंगे कल को कि किताब कौन सी पढ़े। जो सुनने वाले हैं वो बोलेंगे सर कुछ किताबें हमें भी बताइए, हम क्या पढ़ें। तो उस चक्कर में आप तैयारी करते करते एक दिन, तब तो आप छिप छिप के बढ़िया तैयारी करते रहते हैं कि अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये। तो धीरे धीरे जब आप लोगों से मिलजुल लगते हैं, अरे यार बड़ा नॉलेज है बंदे को, जब अभी सब कुछ नहाया हुआ है। ये बड़ी कठिन वाली बात हो गई। मोस्ट ऑफ ये होता है अधिकतर। मैंने तो ऐसे ही किया, क्योंकि मैं बीटेक से हूं, इंजीनियरिंग फील्ड है मेरा, तो हिंदी जहां तक पढ़ने को मिलती है, आप भी जानते हैं, आप तो मध्य प्रदेश में चूंकि रहे, तो हिंदी से जुड़ाव मेरा रहा, 10वीं तक ही रहा, 11वीं 12वीं में हिंदी लगती रही, उतना ही जुड़ा रहा। उसके बाद से फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आ गया। तो ये जो किताब, तो वही जो प्रभाव रहा होगा, तो कविताओं से लगाव रहा तो कविताएं बनी, लेकिन जब कविताएं बन गई, लोगों की उम्मीदें बढ़ी, तो संदीप द्विवेदी ने फिर अध्ययन भी करना शुरू किया। और उस अध्ययन के उपरांत संदीप द्विवेदी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छा गए और लोगों पे राज करने लगे, है ना? यही है अगली लाइन, यही बनती है। ये तो वकील साहब आप सबका स्नेह है। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती है, इतनी मधुर हमारी जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, इस बीच लोग भी पूछना यही चाह रहे हैं, जैसा मुझे कमेंट सेक्शन में दिखता जा रहा है, और मैं खुद भी यही पूछना चाहता हूँ, आपकी पसंदीदा विधा कौन सी है? पसंदीदा विरा जी, कि या तो दिनकर जी की तरह आप बहुत वीर रस पसंद करते हैं, या कुछ रोमांटिक? वही पसंद करता हूँ, मोस्ट ऑफ मैं वही पसंद करता हूँ। और एक बड़ी अच्छी रचना है, मुझे याद नहीं, गोपाल दास नीरज जी की है, अब तुम्हारा प्यार मुझको नहीं स्वीकार प्रेसी, एक ऐसे करके है। चाहता था जब तुम्हें, चाहता था मन, याद नहीं आ रही, वो बहुत अच्छी, एक बड़ी अच्छी है कि लगता है जाने पर मेरे सबसे अधिक तुम ही रोओगे। हाँ हाँ, मुझको द्वारे तक पहुंचाने सब तो आए तुम ही ना आए, मुझको द्वारे तक पहुंचाने सब तो आए तुम ही ना आए, लगता है जाने पर मेरे सबसे अधिक तुम ही रोओगे। बहुत अच्छी रचना है, आप सभी सुनिएगा। ये शायद किसकी कुछ रचनाएं जो मुझे ऐसे याद है, और गोपाल दास जी के नाम से वो मुझे याद है, बाकी ऐसे ही बहुत अच्छी रचनाएं हैं। मुझे लगता है कि आप सब एक बार सर्च करके सुनिएगा, देखिएगा। ये जो रचना है ये तो सुननी पड़ेगी, और हमारे दर्शकों में से जिसे तुरंत ये पता हो कि किसकी रचना है
और ये किस किताब से द्विवेदी जी ने पढ़ी है, अगर दोनों कोई बात बता दे तो उसके पार तो एक हाँ, ये लिटरेचर होमवर्क दे दीजिए। जरूरी हो जाएगी। बहुत सुंदर रचना है ये। लगता है जाने पर मेरे सबसे अधिक तुम ही रोगे। अरे बड़ी इसकी लाइनें पता नहीं कैसे, कभी बहुत दिन से प्रेम गीत पढ़े नहीं मैंने, तो वो जहन पे उस तरह से हैं भी नहीं। एक मैं आपको अपना प्रेम गीत सुनाता हूँ। जी जी जी, मैं यही कहने वाला था कि प्रेम गीत पढ़े नहीं है, प्रेम गीत सुनाइए जरूर। प्रेम कविता कह सकते हैं आप। इसका टाइटल है कि तुम्हें छोड़ना कितना मुश्किल। आज अकेले राह चला तो छोड़ तुम्हारा द्वार चला तो, आज अकेले राह चला तो छोड़ तुम्हारा द्वार चला तो, दिल में बढ़ते भार से जाना तुम्हें छोड़ना कितना मुश्किल, तुम्हें छोड़ना कितना मुश्किल। हाथ हमारे भूल चुके हैं हाथों को बिन थामे चलना। मतलब इतने दिन तक हम साथ रहे लेकिन आज अलग हो रहे हैं। हाथ हमारे भूल चुके हैं हाथों को बिन थामे चलना। दुनिया तो एकाकीपन है, दुनिया तेरे साथ टहलना। तेरी याद में राहें भटका रहा नहीं जब अपने बस का। तेरी याद में राहें भटका रहा नहीं जब अपने बस का। मन के सूनेपन से जाना तुम्हें छोड़ना कितना मुश्किल, तुम्हें छोड़ना कितना मुश्किल। तुमसे मिलना समय रोकना, तुमसे मिलना और समय रोकना दोनों जैसे एक जैसा है। तुमसे मिलना समय रोकना दोनों जैसे एक जैसा है। उम्र ने गिनती बदली लेकिन जैसा था सब सब वैसा है। जब मन यादों से थिरा नहीं, जब मन नहीं कहीं भी सिरा नहीं, पलकों के गीलेपन से जाना तुम्हें छोड़ना कितना मुश्किल, तुम्हें छोड़ना कितना मुश्किल। गंगा के पानी के गंगा के पानी के छींटे तुमने जो मुझ पर फेंके थे। गंगा के पानी के छींटे तुमने जो मुझ पर फेंके थे। पावन प्रेम लिए पावन जल तन मन के रास्ते छेके थे। मन जब कुछ ऐसा भरमाया घाट दूर तक नजर न आया। कुछ यूं डूबा मन तब ये जाना तुम्हें तो छोड़ना, तुम्हें छोड़ना कितना मुश्किल। आज अकेले राह चला तो छोड़ तुम्हारा द्वार चला, दिल के बढ़ते भार से तुम्हें छोड़, तुम्हें छोड़। क्या बेहतरीन बेहतरीन रचना। और इसको सुनने के बाद इसे अनसुना करना कितना मुश्किल है, ये आप मुझसे पूछो। आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं मैं कह रहा हूँ फिर से वही हो गया। हेलो, हमारे जो दोस्त जुड़े हुए हैं उनको बहुत परेशानी हो रही। अब ठीक है? क्या आप सही है? हेलो, अब सही आ रही है आवाज? हाँ आ रही आवाज, लेकिन आपकी वही सुनाई दे रही है। चलिए इसको नीचे रखते हैं। अब ठीक है? आप तो बिल्कुल। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही, बेहतरीन आ रही। थोड़ा तेज बोलिएगा क्योंकि ये बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार जैसे क्या कोई कॉल आ गया दिक्कत था नहीं, तो वो मैं कॉल बिल्कुल कट किया तो बस डिस्कनेक्ट हो गया। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी ये तो टेक्निकल चीजें हैं, ये चलती रहेंगी। हालांकि शब्द यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, वो अविरल रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कवि से हम आ गए कविता पर, कविता से किताब पर, किताब से आपकी किताब पर, आपकी किताब से आपकी रचना पर, और अब आपकी रचना से आपके पसंदीदा कवि पर आते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, मैं अक्सर महाकवि दिनकर जी को पढ़ता रहता हूँ और उनकी रश्मि रथी। दरअसल साहित्य के लगाव को मैं बताना चाहूंगा, ये उसका एक प्रॉपर कारण है। दरअसल ये अनायास कई बार होता है ना कि कुछ चीजें आपको अनायास प्रिय होती हैं, आप बनाते नहीं हैं उनको पढ़ पढ़ के, वो आपको पता नहीं कैसे हो जाती। दरअसल मेरे दादाजी को रश्मि रथी बहुत प्रिय था, अभी वो नहीं रहे, और वो हमेशा मुझे डांटते भी थे, तो हमेशा डांटते भी थे तो रश्मि रथी। क्या बोले आप? मैं कह रहा हूँ अपने आप में ग्रंथ है वो, बिल्कुल। हाँ, अपने आप रथी तो आनंद कर, हर और
हर विद्यार्थी, हर संघर्ष करने वाले, हर किसी के पास वो साहित्य होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं। तो मेरे दादाजी ना मुझे उसी से डांटते थे। जैसे कहते कि जब भी कुछ भी होता, कभी मोटिवेशन होता तो बोलते सौभाग्य ना सब दिन से होता है, देखें आगे क्या होता है। जब कभी कुछ कुछ कह दो, कुछ ऐसा हो जाए कि नहीं सुनता, तो कुछ जिद कर लो, तो वैसे डांटे कहते थे कि वृथा हाथ ठानता है, अभी तो धर्म को क्या जानता है। तो ये जो पंक्तियां थी, जो लाइनें थी, पता नहीं कहां से आ रही थी। बाद में जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि रश्मिरथी साहित्य से हैं, और तब भी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, बस चलता ही था। बाद में दादाजी को दिखना थोड़ा सा कम हो गया, तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि मोबाइल है मेरे पास, क्यों ना दादाजी को रिकॉर्ड करके दे दूं। तो मैंने उसका जो तीसरा सर्ग था वो मैं रिकॉर्ड करके उनको दे दिया। दादाजी मेरे वहां पे, मेरे टीवी पे चलता था, वो टीवी पे सिस्टम भी रहता था स्पीकर का, तो वहां पर उससे चल जाता था वो। तो दादाजी सुनते थे। फिर उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा बनाए हो, थोड़ा सा उच्चारण सुधारो, थोड़ा सा ये सुधारो, बाकी बहुत अच्छा है। हमने कहा बिल्कुल। और इसके बाद जब सोचा कि यूट्यूब चैनल था, तो हमने कहा कि चलो डालते हैं। तो यूट्यूब चैनल में वो रश्मिरथी का वो पार्ट डाल दिया मैंने। जब वो पार्ट डाला तो लोगों ने कहा कि सर इसका ये सर्ग बनाओ, इसका ये सर्ग बनाओ, इसका ये सर्ग बनाओ, और उन सब ने कह करके पूरी रश्मिरथी मैंने पढ़ डाली, और उसको मतलब एक अलग ही आनंद। तो मेरा दिनकर जी से एक अलग ही लगाव रह गया, और इसी तरह से वो मेरे प्रिय कवि हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं, सभी ने अच्छा लिखा है, सबकी कोई ना कोई ऐसी रचना जो आपको खींच के रखती ही है। तो वो हमेशा अक्सर जब कभी पढ़ता रहता हूं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दिनकर जी मेरे बहुत प्रिय कवि रहे हैं। मेरा ये बहुत पर्सनल विचार है कि तीन रचनाएं, तीन किताबें ऐसी है हिंदी साहित्य में जो शायद वो आसमानों के परे है। वो कोई शेक्सपियर मैच नहीं कर सकता, बल्कि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कवि की कोई और रचना भी उस तरीके को मैच ना कर सके। एक रश्मिरथी, एक मैथिली शरण गुप्त साहब की भारत भारती, और तीसरी मधुशाला। मधुशाला दरअसल एक चीज भी है, ये ग्रंथ है। ये हम रचना देखिए क्या होता है ना, ये जन कवि है जी, बिल्कुल। ये जन कवि। ये क्या होता है ना कि जब आप किसी ऐसे पात्र को, ऐसे नायक को, ऐसे विषय को गाते हो जो एक आम जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि खास जनता गिनती की है, आम जनता बहुत है। और कोई भी कहानी, कोई भी किरदार, कोई भी जो भी चलता है, जब व्यक्ति से कनेक्ट हो जाता है कि हाँ इट्स माय स्टोरी, इस तभी वहां पर कहानी अलग हो जाती है। अब आप देखिए ना, कर्ण और अर्जुन दोनों बराबर के योद्धा हैं, बिल्कुल, लेकिन कर्ण को गाया गया है क्योंकि कर्ण को एक आम जनता ने उसको अपना प्रतिनिधि मान लिया है। बिल्कुल, वो ये मान लिया है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो संघर्ष करके वहां पर टॉप पर पहुंचा। अर्जुन के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि भैया ये संपन्न थे, पहले से ही सब चीजें थी, सारी फैसिलिटीज थी। जबकि यदि आप देखें तो वो जीवन के बचपन जो है वो मैक्सिमम वनवास में ही गुजारे हैं, सही मायने में अगर देखें। लेकिन आपका वो है कि, तो ये कहीं ना कहीं जब आप लोगों से जुड़े हुए पात्रों पर कुछ भी रचना करते हैं और उसका जो दृश्य दिखाते हैं, उसमें भाव प्रकट करते हैं। देखिए, लिखने का भी तरीका होता है। जब कुछ आप ऐसा लिख देते हैं कि अरे यस यही तो था, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो जब इस तरह के भाव निकल करके आते हैं, और आप देखिए अगर रश्मिरथी आप पढ़ते हैं, उसमें सबसे बड़ा आनंद, कहानी तो चलती ही है, लेकिन जो शुरू की भूमिका बनती है ना, उस भूमिका में इतना संदेश कंप्लीटली मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। और अपने आप को हाथ और हमारी मुख की भाव भंगिमा और अपने आप बदल जाती है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसा एक आप जैसे कवि बहुत अच्छा, आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, तो जैसा आपने पढ़ा वो तो मैच करना कि आम जन के बस की बात तो है नहीं, लेकिन जो दूसरे उसको पढ़ने वाले हैं, वो जिन्हें आप कॉमन पीपल कह रहे हैं, वो भी लगभग वैसे ही एक्शन करते हैं। कि जब वो लाइन आती है ना कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाथ दुर्योधन बांध मुझे, तो वो अपने आप चुटकी बजती है उसमें, जंजीर वो तिरस्कृत भाव आता है उसमें, ले हाथ तू कर ले, क्या करेगा। कई बार ऐसा होता है ना, रामचरितमानस एक ऐसा अंश है कि उसमें पाठक फिर कई बार महत्वपूर्ण नहीं रहता। आप वो पढ़ रहे हैं तो बस आप महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल। और वो पढ़ते पढ़ते जिसे ओशो कहते थे ना, दृष्टा भाव में पहुंच जाना, कुछ वो हो जाता है। अब वो
स्वयं वो कृष्ण की भूमिका अपना लेता है और वो शायद खुद के दुखों को ये कहता है कि आज दुर्योधन बांध मुझे, तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन का संचार कर देती है। कविता जब तक आप समझ लिए ना, कविता यदि आप समझ लिए तो कविता आप जीना शुरू कर देते हैं। और जब आपसे कोई सुनने के लिए कहता है, कोई चर्चा करने के लिए कहता है, जब आप उससे चर्चा करते हैं तो आपके दिमाग में ना वो सभा बैठ जाती है। धृतराष्ट्र सामने हो जाते हैं, दुर्योधन सामने हो जाता है, कृष्ण सामने हो जाते हैं, वहां पे सारे पात्र खड़े हो जाते हैं और वहां पर बार बार इधर से उधर पात्र उसका मन मस्तिष्क इस तरह से चलता है। तो आपको उसको जीना पड़ता है, आपको जानना पड़ेगा कि कृष्ण कौन है, आपको जानना पड़ेगा कि इन पात्रों का, क्योंकि आप एक चीज जब आप स्मृति में रखते हैं तो उसके पीछे कई टैक्स होते हैं। कहते हैं ना, बिल्कुल सही। कि और अभी ज्ञान तक की सबसे बड़ी कमी यही है जी जी, आप गहराई का अंत नहीं है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कहीं पर भी नहीं कह सकते कि बस तब 10 सीढ़ी और बची है, ऐसा हुआ ही नहीं। आप 10 सीढ़ी जाएंगे, 100 सीढ़ी नीचे रहेगी, और जितना ज्यादा आप ऊपर रहेंगे उतना कम रहेगा। सतह वहां पर ऊपर में है, सही है। सतह बस बिल्कुल संज्ञा याद करने में है, किसी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना पढ़िए तो बहुत अच्छा है, संज्ञा परिभाषा याद रहेगी, कोई दिमाग नहीं। लेकिन जैसे ही जब भीतर उतरेंगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा ये भी है क्या, ये ऐसे भी है क्या। अलंकार जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कि हमें ऐसे याद है, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, ये सारी चीजें याद हैं, उपमा, रूपक, सारी चीजें याद है। अब जब अनुप्रास में आते हैं तो उसमें फिर कहानी बनती है कि 6 का अनुप्रास है, कि ये है, कि ये है, लाट अनुप्रास। तो वो सारी चीजें जो चलती हैं, तो ज्ञान की ये होता है कि जितना आप गहरे जाते हैं उतना गहरे जाते हैं, बशर्ते हाँ हर पग पर आपके अंदर एक जिज्ञासा होती है। लेकिन ज्ञान का एक प्रभाव भी है कि आपके भीतर एक बाहरी तरीके से संतुष्टि रहती है और भीतर कुछ चाहने की एक प्यास रहती है। तो वो जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। और अभी तक मैं यही अर्थ कर रहा था कि जितनी अभी हमारी वार्तालाप हुई है, शायद आपकी सबसे बेहतरीन जो, मतलब मैंने निकाल ली ये लाइन, ये आज का लेसन मेरे लिए हो चुका है। लाइन ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे हो गया कि कविता तब बनती है जब उसे जिया जाने लगे। बिल्कुल, क्योंकि आप दरअसल क्या है ना, भाव लिखने की चीज है, भाव समझने की, भाव पढ़ने की। आप कई बार देखिए, पता नहीं यहाँ पे बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे लेखक होंगे, बहुत सारे यहाँ पे जो कविताएं लिखने में, आप एक बार एहसास करिएगा, रात में कभी बैठिएगा, रात इन द सेंस की एकांत में बैठिएगा, और वो आपको जब भीतर से महसूस करेंगे, जब रात हो जाएगी, थोड़ा सुबह या कुछ इस तरह से, उस समय के माहौल में जब आप लिखेंगे, आप देखिए जब लिखते हैं ना तो आपके भीतर से कोई ना कोई बोलता है। पता नहीं आपने महसूस किया हो जादू की नहीं किया हो, और आप महसूस करने लगे तो शायद सुनाई देना भी बंद हो जाए। लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपको टोन आती है भीतर से, इवन आपका शरीर हिल जाता है लिखते हुए कि आज अकेले चला, तो मतलब वो जो होता है ना, वो भीतर एक आपके साथ में लिपसिंग कर रहा है, और वो आवाज कभी कभी आगे पीछे होती है, आपको सुनाई देती है। वो किसने खुद में हम हमारे बगल में आके गणेश जी लिखने लगते हैं और वो एक ग्रंथ जाता है, एक मिनी ग्रंथ बन जाता है। शायद किसी तरह से ये एक चित्रण रहा हो उस समय भी वेद व्यास और गणेश जी का, ये भी एक चित्रण रहा हो, एक कहने का, लोगों को समझाने का तरीका रहा हो, क्या पता यही प्रक्रिया हुई हो, भगवान जाने। लेकिन एक जो ऐसा होता है, अगर आप उसको महसूस करेंगे, वो तभी आपको महसूस होगा जब आप उसको समझ पाएंगे, जब आप उसमें उतर पाएंगे। अगर हम आपके दुख को नहीं समझ पा रहे हैं, और आपने कहा कि संदीप भाई मेरे उसमें कुछ ऐसा लिखो यार, कुछ ऐसा, मैं क्या ही लिखूंगा, और बहुत उथला लिखूंगा, बहुत उथला लिखूंगा, वो मैं समझ ही नहीं सकता। मेरे पास शब्द कौशल, मेरे पास डिक्शनरी है। इसीलिए देखिए, डिक्शनरी कभी भी आपके शब्दकोश बढ़ाने का सशक्त माध्यम नहीं हो सकती। किसी ने भी आज तक इंग्लिश अगर सीखी है तो डिक्शनरी से नहीं सीखी है, उसने किसी ने कभी किसी कहानी के रूप में, घूंटी के रूप में उसको लिया है, तब उसकी जरूरत महसूस हुई, तब वो शब्द का मतलब जानने के लिए डिक्शनरी पे गया। शब्दों को जब तक उसने खुद में इनकलकेट नहीं किया, समाहित नहीं किया, वो उस शब्द को कभी यूज ही नहीं करेगा। जब तक यूज नहीं करेगा तो बेकार है। बिल्कुल, तो डिक्शनरी इसीलिए, डिक्शनरी हमारे सामने रखी रहती है, लेकिन वो तब तक बिना काम की नहीं रहती, बिना किसी काम की नहीं रहती, जब तक हम उसमें कोई ऐसा साहित्य किताब ना पढ़ें, वो आप खोल नहीं सकते। आप ढूंढिए शब्द, सुनिए, चलिए याद करिए, क्या ही है, भरी पड़ी है। लेकिन वो जब आप जितना पढ़ते जाते हैं तो आपको जरूरतें महसूस होती जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि डिक्शनरी कभी भी सशक्त माध्यम नहीं है शब्दकोश अपना मजबूत करने का। हाँ, आप किताबें पढ़िए, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या ढूंढना है, वरना देखने और दर्शन करने में
अंतर महसूस नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो जैसे डिक्शनरी पढ़ी रहे और उसको यूज ना करे तो उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा, ऐसे ही द्विवेदी जी हमारे साथ हैं और उनसे कुछ बेहतर से बेहतर ना सुने तो फिर लाइफ का पर्पस भी डिफीट हो जाएगा। तो एक अद्भुत रचना जो आपके मुखारविंद से सभी दर्शक और खासकर मैं सुनना चाहेंगे। एक कविता मैं सुनाता हूं। मैं आज सोच के रखा था कि ये सुनाऊंगा, क्योंकि आपका जो मंच है वो साहित्य को समर्पित है, कविता को समर्पित है, लेख को समर्पित है, लेखकों को समर्पित है, उनको मंच देता है। और बड़ी अच्छी पहल है आपकी। ये छोटी छोटी पहलों से हम भी 4 लोगों तक पहुंच पाते हैं, 4 लोगों से विचार मिल पाता है, नई नई चीजें। जैसे वकील साहब, आपसे अगर आज बात नहीं होती तो शायद हमारा मिलना कभी होता, या कि शायद कभी चैट हो पाती, कभी चर्चा हो पाती, तो हम इस नए विचारों से, इस अंदाज से हम रूबरू नहीं हो पाते। तो ये मिलना मिलाने का जो आपने पहल शुरू की खिड़की के माध्यम से, तो बहुत अच्छी। और आज मैं इसी में एक कविता सुनाना चाहूंगा कि सच लिखना लेखकों। दरअसल क्या है, आज हम लोगों ने ना सच लिखने का बड़ा ही एक बेड़ा उठाया हुआ है। हम जो लिखेंगे बिल्कुल सच लिखेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक कमी छोड़ रहे हैं। हम सच तो लिख रहे हैं, लेकिन सच में ना उसका सोल्यूशन नहीं ठीक से बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हम बात फिल्में अधूरी खत्म कर रहे हैं। ये देख लो भैया, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, अब इसमें क्या करना चाहिए, जबकि उस लेखक की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उससे उबरने का रास्ता बताए। और ये हर लेखक को करना चाहिए। उसको झूठ कभी नहीं लिखना चाहिए, उसको सच लिखना चाहिए, और उसी से उसको निकलने का, अगर मुश्किल है तो उससे निकलने का तरीका भी बताना चाहिए। अगर कुछ अच्छा है तो उसमें जाने का तरीका भी, तब वो कविता पूरी होती है। तो मैं इस तरह से लिखता हूं इसको कि सच लिखना लेखकों, सच लिखना, लेकिन खिला देना फूल रेत की मिट्टी में, वो देना उम्मीद अपनी आखिरी पंक्ति में। जीत ना भी लिख पाओ, जीत यदि ना भी लिख पाओ तो हौसलों को हारने मत देना। सच लिखना, लेकिन कुछ इस तरह लिखना सच लिखना कि पेड़ सूखे हैं, छांव नहीं है, पतझड़ है, लेकिन कभी उसे गिरने मत देना। क्या लिखना कि पत्तियां हरी होंगी, आधियां कुछ नहीं इनकी जड़ों के आगे, अपनी डालियों में ये समेट सकती हैं समूचा तूफान। दौर की आए निराशा लिखना, दौर की आए निराशा लिखना, बर्बादी लिखना, तबाही लिखना, लेकिन लिखना उस पर भी जो खड़ा रहा बर्बाद होकर भी, पांव लुलुहान रहे लेकिन रास्ते पर चलते हुए कदमों के निशान मिले। सच लिखना लेखकों, लेकिन कुछ इस तरह लिखना कि सन्नाटा है चारों ओर, कोई दिक्कत नहीं। लिखना कि सन्नाटा है चारों ओर, चीखे हैं चारों ओर, हिम्मत है टूटी हुई, मन डरा हुआ है, लेकिन कलम मत रोक देना यहां। लिखना कि पंछियों के पंख अब भी फड़फड़ाते हैं, उनकी चहचहाहट अब भी उमंग घोलती है। हिम्मत टूटी हुई है लेकिन हारी नहीं है, सांसें अब भी सर उठा रही हैं जिंदा रहने के लिए। सच लिखना, लेकिन कुछ इस तरह। सच लिखना क्योंकि एक तुम ही हो, क्यों जरूरत है। सच लिखना क्योंकि एक तुम ही हो जो बिखेर सकता है निराशा में आशा, आंसुओं को बना सकता है पौधों का पानी, ढूंढ सकता है संभावनाएं आपदाओं में भी। एक तुम ही हो, एक तुम ही बचे हो। तुम मत भूलना अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि दुनिया डटी है, वो देख रही है राह तुम्हारे किसी नए लेख का। तुम ही बढ़ा सकते हो ढाढ़स, तुम ही दे सकते हो साहस, तुम ही दे सकते हो उसे निडरता का वरदान। सच लिखना लेखकों, लेकिन कुछ इस तरह। क्या बात है, वाह, बेहतरीन रचना, बेहतरीन, मजा आ गया सुन के। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लेखक हैं ये इसे जरूर दोहराएंगे, जरूर सुनिएगा। शानदार कविता की तारीफ में मैं जो कहूँ वो कम है। ये बात और है, इसने मेरा अगला जो प्रश्न मेरे दिमाग में था वो मार दिया। मैं आपसे यही पूछता कि आप नए लेखकों को क्या संदेश देते हैं कि उन्हें किस तरीके की विधा में काम करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सारा आपने एक ही बार में बोल दिया। बिल्कुल, सच में वकील साहब, होता क्या है ना कि ये कोई, जब मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं, मैं आपसे भी कहूं, जितनी भी बातें बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, इसमें हम सभी इंक्लूड है। मैं भी नहीं तो मैं भी वही, अब तुम नहीं तो तुम भी वही, ऐसी बात है। तो यहां पे बस इतनी सी बात है कि जब आप लिखें ना तो उसमें उत्तर जरूर लिखें, क्योंकि एक दिन आपका वही लिखा आपको खाने दौड़ना शुरू कर देगा। आप बिल्कुल सोल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको जीवन भर वो काम आएगा।
कि यहाँ पे किया क्या जाना चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके अंदर, आप एक लेखक कवि हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आशाएं निराशाओं का जो पलड़ा है ना, वो हमेशा बराबर में ऊपर नीचे होता होगा। आपके पास रोशनी भी आती होगी, आपके पास अंधेरा भी आता होगा, आपके पास दुख भी आते होंगे, उसमें कहीं खुशियां भी आती होंगी। आपको ना ऐसे खोजना है सब में से, जैसे वो खोज जाते हैं ना चीजें कि मुझे ये चाहिए। जब किसी घड़ी की दुकान पे आप जाइए, वहां पे कितनी सारी चीजें पड़ी होती हैं, और उसमें से वो छोटा सा, वो बारीक सा वो लेकर के, तो वो जो निकालता है ना कि यही जो नट है, यही जो बोल्ट है, ये यहां पर जाकर के यहाँ पे सोल्डरिंग होगी इसकी, वो जो करता है ना, यही काम है एक लेखक का। उसको जोड़ देना ताकि तार सारे चलने लगे, तार सारी चीजें वो ढूंढ करके निकालता है। तो ऐसे ही उतना पूरे उसमें से ना हमें उसका सोल्यूशन भी निकालना चाहिए, लिखना चाहिए, झूठ नहीं लिखना चाहिए, सच लिखिए, लेकिन कुछ इस तरह। क्या बात है। तो ये बातों बातों में ना ऐसे ये जो इतनी सारी संस्कृति और कविताएं और साहित्य, इन सब में से जो अचानक से इंजीनियर बाहर आता है, जैसे आपने वो बताया ना, वो बिल्कुल एकदम भाव विभोर हो चुके थे, और फिर अचानक आपके अंदर का इंजीनियर ने हाथ उठा के बोला मैं भी प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। तो कुछ घड़ी है और उसके बोल्ट, ये कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैंने आज तक नहीं सुना, ये मैकेनिकल इंजीनियर ही कर सकता है ये काम। पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आज आपसे चर्चा करते हुए। तो मैं ये जानना, डॉक्टर मुदित पांडे जी ने लिखा है कि द्वंद्वों के मध्य में बैठकर लिखी कविता समाज का दर्पण बने। मैंने कहा ना आपको कि सुख और दुख का पलड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, उसके पास अंधेरा भी आता है, उसके पास उजाला। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात लिखी आपने, बहुत बढ़िया। सही कहा। आपकी बात से मुझे वो एक, अगर कोई हमारे दर्शकों में से जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे ना, उनको भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मिल गया होगा कि हर चीज को ना बस लिख देने से काम नहीं होगा, अल्टीमेटली उसका एक कंक्लूजन आना चाहिए। बिना कंक्लूजन के हर चीज इधर उधर तितर बितर हो जाती है, और उससे फिर उस चीज के होने का एक अपने आप में पर्पस ही डिफीट हो जाता है। हमें कहीं ना कहीं हम कुछ भी देखते हैं ना, ले दे के हमारा सिर्फ, एक बार मैं आपको बताऊं, पाराशर महाराज जी जो श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, जानते होंगे शायद आप सभी। तो एक बार मैं शिवपुरी के एक सेमिनार में गया था, तो वहां पर मुझे पता चला कि उनकी कथा चल रही है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं उन तक संदेश भेजता हूं, शायद वो मिले। और उन्होंने फिर मुझे पूरा समय दिया, लगभग हम 1 घंटे बैठे, और 1 घंटे में बात चर्चाएं होती रही। फिर मैं जाते हुए मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो बहुत छोटा पूछ लूंगा, आप मुझे कुछ अपने हिसाब से मेरे लायक बता दीजिए, क्योंकि मुझ में इतना ज्ञान नहीं है कि मैं उतना श्रेष्ठतम, मेरे पास कोई प्रश्न आ जाए और मैं इस मुलाकात को मैं ऐसे छोटे तरीके से गंवाना नहीं चाहता। एक चीज कोई आपसे लेना चाहता हूं जो आपकी प्रिय रही हो, क्योंकि जब मैं आपसे पूछ दूंगा तो आप अपना प्रिय ढूंढोगे, आप अपना सर्वश्रेष्ठ ढूंढोगे, और जब आप अपना शीर्ष दिखा दोगे तो मुझे पता चलेगा कि ऊंचाई यहां है। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और ऋषि में उन्हें अंतर बताया। एक जो साइंटिस्ट है, एक जो वैज्ञानिक है और जो ऋषि हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, बस रास्ता अपोजिट है। वैज्ञानिक बाहर की चीजें ढूंढता है, बाहर की चीजें बनाता है, बाहर की चीजें खोजता है, और जो एक ऋषि है वो अपने भीतर की चीजें खोजता है। छोटा सा बात है। उन्होंने कहा कि जब वैज्ञानिक जो खोजता है, तो जैसे ही खोजता है, जो मिल जाता है, उससे आगे उसकी प्यास बढ़ती जाती है। हमें जो मिल गया उसके बाद लगता है कि ये भी मिल जाए, इसके बाद ये भी मिल जाए। तो मैंने कहा कि अगर महाराज जी अगर पूरा मिल गया तो कहेंगे तुम देवलोक में आंकना शुरू कर दोगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा खत्म नहीं होगी। फिर हमने कहा कि ऋषि का, तो उन्होंने कहा कि ऋषि के अंदर की तरफ खोज करता है, आपको भीतर से जोड़ता है, आपको इस भौतिकता से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग लेके जाता है। और वहां पर सबसे खास बात है कि 2 कदम चले तो भी संतुष्ट, 10 कदम चले तो भी संतुष्ट। जहां पर खड़े हो आप, वहां पर पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। वहां पर हर पग में संतुष्टि है, और वहां पर हर पग में संतुष्टि है। यहां पर प्यास मिटी रहती है, यहां पर प्यास बढ़ती है, यहाँ की प्यास और हमें कहीं ना कहीं ढकेलती है, कहीं अलग, और यहाँ पर ढकेलते नहीं। हम शांति से जहां पर भी हैं संतुष्ट हैं। आगे बढ़ने की इच्छा है, बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए अपने भीतर की हार्मोनल एक्टिविटी को हमने गड़बड़ नहीं किया है। ये अंतर उन्होंने ऋषि और उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन दी। बात को आपने कितनी आसानी से कह दिया
ये बात आपकी मॉडेस्टी भी दर्शाती है, और आपका वो जहां से हमारी बात शुरू हुई थी ना कि ज्ञान की और अच्छी चीजों को सुनने की, समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ये उस बात को भी दर्शाती है। मैं इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये चीज बहुत सीखने वाली है। कविताएं वकील साहब, एक बड़ी अच्छी मैंने किताब पढ़ी थी, आपने किताब का जिक्र किया तो मैं किताब का जिक्र करूंगा, यहाँ पे आप जरूर पढ़िएगा। एक सन्यासी की तरह सोचें, जी, बहुत अच्छी किताब है, जय शक्ति उनका नाम है, ऐसे करके जय शक्ति करके नाम है उनका। उन्होंने वो किताब लिखी है, क्या शानदार उन्होंने अनुभव लिखा है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी टाइटल भी बताइए ताकि सभी एनलाइटन हो जाएं। क्या बोले आप? किताब का उन्वान, टाइटल भी बता दीजिए किताब का। हाँ, नहीं, एक सन्यासी की तरह सोचे, थिंक लाइक ये किताब, अरे वाह, हाँ, क्या बात, एक वेरी नाइस। एक सन्यासी की तरह सोचे। हिंदी में मैंने बताया क्योंकि हिंदी से पढ़ा हूं मैं थिंक लाइक अ मंक। उसमें पूरा इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, मैं उसका जो लाइन मुझे हमेशा याद रह गई। उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने किसी कथन कोट किया था वहां पर, किसी ने कहा है कि इस दुनिया में हर आदमी को ढेर सारा पैसा कमाना चाहिए, ढेर सारा नाम कमाना चाहिए, ढेर सारा रुतबा कमाना चाहिए, ताकि वो ये जान सके कि इसमें कोई आनंद नहीं है। वाह वाह, मैं ये किताब लूंगा और अपने सभी दर्शकों को, दोस्तों को ये किताब जरूर से बोलने वाला हूँ, जिसके एक बिल्कुल कथन में पढ़ना इतनी जान है, उसको पूरी किताब पढ़ लेंगे तो जीवन में कितनी गहराई का समावेश होगा, ये सोचने वाली बात है। और उन्होंने भी अपनी बातें नहीं की बार बार, उनने जो ऐसी मुख्य बातें कही, उन्होंने किसी न किसी को, एक बेहतरीन व्यक्ति को, एक बेहतरीन शख्सियतों को जिन्होंने अपने अनुभव से लिखा था, उनको कोट कर करके लिखा है। और ऐसी कई सारी बातें हैं जो वहां पे मुझे ये बात याद रह गई कि इस दुनिया में सबको खूब कमाना चाहिए, खूब, ताकि वो जान सकें कि इसमें आनंद नहीं है। तुरंत आपको, पहले मैं सोचता था कि यार लोग जब इतना ज्यादा जानने लगते हैं, इतना सारा होने लगता है, तो यार यही तो है यार जिंदगी, क्या मजा आता है। लोग आपको मैसेज करेंगे, लोग आपसे, मतलब एक समझ रहे ना, एक जो एक होता है सामान, समझ में आता है कि कुछ नहीं है ऐसा, कोई जादू नहीं है, ठीक वैसा ही है सब कुछ, इवन और आप जिम्मेदारियों से बच गए। सही बात है। तभी तो कैफी आजमी साहब का ये शेर मुझे यहाँ पे बड़ा अप्रोप्रिएट लगता है, जब उन्होंने ये कहा था कि आदमी की चाहने की इंतहा ही नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। यही तो सारी किताब बातें हैं। मुझे बड़ा मैं क्या करता था ना कि शुरू में जब तो मैं लिख लेता था कि मुझे आज कैसा लग रहा है। मैं कहीं पर स्कूल में मेरे एक सेमिनार हुआ था जब मैं छोटा था, 7वीं 8वीं पढ़ता हूँ, तो एक जन कोई आए थे बोलने के लिए, उनकी कुछ बातें याद नहीं, उन्होंने डिजाइन बनाना सिखाया था कागज में मोड़ मार के, और एक जन ओरिगामी आर्ट। हाँ हाँ, तो उसमें से एक बात भी उनने कही थी। उनने एक ऐसा कहा था कि संदीप ना, मतलब किसी भी चीज को ना रोज लिखा करो, मतलब स्टूडेंट्स को सबको बोला था कि कुछ ना कुछ जो आज करो ना, कि आज मुझे कैसा लग रहा है, तो तुम्हें अंतर पता चलेगा। तो मैंने जब डायरी वगैरह में जो लिखा रहता था, तो मैं उसमें लिखा हुआ था कि अभी मेरे इतने सारे लोग हैं और मैंने इतनी कविताएं लिखी, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। फिर बाद में भी कुछ दिन तक लिखा रहा, इसके बाद आदतें छूट गई। अच्छी आदतें मतलब बहुत जल्दी छूट जाती हैं, बैड हैबिट लिफ्ट्स हार्ड, और जो बुरी आदतें होती बड़ी मुश्किल से छूटती हैं, तो वो आदत छूट गई। लेकिन मुझे याद है कि मैं उसमें से अंतर देखता था, कुछ भी नहीं आता। यहां पर जिसके मन में, आप सिर्फ अपना काम करिए, कविताएं लिखिए तो पूरे मन से लिखिए, पूरे जज्बात उतारिए, सब कुछ करिए। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि इससे मेरे पास हवा हो जाएगा, मेरे पास वकील साहब जैसे हजारों लोग आ जाएंगे, तो क्या, वकील साहब जैसे हजारों लोग आएंगे तो क्या, बताइए तो क्या, मतलब उसमें क्या हो जाओगे, आपके यहाँ पे कुछ ऐसे फूल वूल निकल आएंगे कि क्या हो जाएगा। वही चीज आप, हाँ, ये उद्देश्य हो सकता है कि ये लोग जुड़ जाएंगे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आपका बिल्कुल रुतबा, एक आप ऐसा जमीन छोड़ देंगे, थोड़ा ऊपर हो जाएंगे, थोड़ा ये हो जाएंगे, कुछ ऐसा पानी में चलने से जो भी है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ आपको वैसा ही रहेगा, बल्कि और जिम्मेदारी। अभी तो मैं वकील साहब से एक जन से बात कर रहा हूँ, मुझे 10 वकील साहब से मैं क्या बात करूंगा। यहाँ मैं आपकी तारीफ कर दूंगा कि चाहे आप 10 वकील से बात करें, चाहे आप 1000 से बात करें, आपकी बातों में निखार आता ही जाएगा और आप उनसे भी नई नई बातें जरूर कर लेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है।
हमारे बहुत अच्छे साथी हैं मुदित जी। वो भी ये जानना चाह रहे हैं और मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ कि नए लेखकों के लिए, जैसे आपने इस किताब का जिक्र किया, ये तो हो गई कुछ आध्यात्मिक और मन को एकदम क्लैरिफाई करने वाली चीज, उसको साफ सुथरा करने वाली बात। अब साफ सुथरा करके उस शेल्फ में कुछ अच्छी चीजें रखनी भी पड़ेंगी, तो वहां कुछ अच्छी कविताओं और लेखों को कैसे सजाया जाए, तो उन कविताओं की किताब और लेखक के नामों सहित अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाए। मैंने अभी एक कोर्स चलाया हुआ है, फर्स्ट राइटिंग कोर्स। जी जी जी, मैंने बिल्कुल, उसमें मैंने देखा था। यही, हाँ, उस कोर्स में सिर्फ यही चीज है कि जो मैंने महसूस किया, मैं इसके लिए जब कोर्स में किसी तक मैसेज पहुंचाता हूं या स्टोरी लगाता हूं, तो मैं सबसे पहले ब्लॉग की स्टोरी लगाता हूं। वेबसाइट जो मेरी है उसकी जो वो पोस्ट है, जो ब्लॉग पोस्ट है, उसकी लगाता हूं कि वो क्यों आप लें फर्स्ट राइट। मैं कोई यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा, मैं बस बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर जुड़ा हुआ है। तो अब वहां पर मैं आपके कहने से पहले 2 मिनट आपका लेता हूँ। ये जिस वेबसाइट की बात कर रहे हैं, उस वेबसाइट का नाम है sandeepdwedi.com। उस वेबसाइट पे इस सेशन को खत्म करके आप सभी दर्शक लोग जाएं, विजिट करें, बेहतरीन रचनाओं को पढ़ें, उनका आनंद ले। संदीप जी की किताब जो ये लिखते हैं, लिख रहे हैं, और ये जो रेफर करेंगे वो बहुत ऑथेंटिक और अच्छा होगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट राइट में तो उसको मैंने बस वही लिखा, उसमें मैंने लिखा है कि जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जो मैंने अपने से समझा है, मैंने उन्हीं चीजों का जिक्र करने की कोशिश की है, ताकि ये क्या ना, बहुत सारे लेखकों में भ्रम पड़ जाता है कि लेखक बनने के लिए व्याकरण, और मैं हमेशा कहता हूं कि व्याकरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। व्याकरण किसी भी भाषा को शेप देता है। व्याकरण किसी भी भाषा में काकी में जब बहस होती है तो उसको स्थापित करता है कि सही क्या है, उचित क्या है, क्योंकि तभी किसी भी भाषा की आत्मा जान होती है उसका जो व्याकरण होता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हम लिखने में भी, हम जब हमारे भीतर की जो कल्पना होती है उसको हम कहीं ना कहीं व्याकरण का भय कि हम नहीं जान रहे हैं। अरे भैया, जो आए वो लिखो, जो आए वो उतारो, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। चौपाई किसी ने पहली बार लिखी होगी, पैटर्न बन गया था। फिर एक निराला जी आ गए जिसकी तुकबंदी नहीं मिल रही थी, फिर वो भी पैटर्न बन गया। आपके भाव ऐसे उकेरे तो कि यहां से निकल करके वकील साहब तक बात पहुंचे और वकील साहब कहते यही तो था, ये मैं कह नहीं पा रहा था, बस भीतर से आपने निकाल दिया। मैं इसको गा गा के पढ़ सकता हूं, मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं। तो इन सारी बातों पर मैंने उसमें चर्चा की है। 1.5-2 घंटे का वो सेशन रहता है। तो वहां पर मैंने किताबों के बारे में भी जिक्र किया है। पहली बात तो ये कि हमें पुराने और नए दोनों को पढ़ना पड़ेगा। जब हम एक किताब आती है, एक किताब के लिए और मैं कहूंगा वो किताब पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, ना वकील साहब को ना खिड़की को। एक आता है हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ। बहुत प्यारी किताब है। इसका जिक्र बहुत लाइफ में मैंने भी किया है, और अब इस बात की तस्दीक द्विवेदी जी ने करी है। तो जिस नौनिहाल राइटर को हुई है, जहां जहां जिसे जरूरत पड़े इस किताब को रेफर करें। जी, ये कवर पेज देखिए, बेहद शानदार किताब है, हिंदी साहित्य का आधार स्तंभ। ये किताब की खास बात ये है कि इसमें लगभग सभी जितने भी लेखक हैं सभी के बारे में लिखा है। और सभी के बारे में ऐसा नहीं लिखा है कि इनका जन्म फला जगह पे हुआ, ये वो। इनका जो भावनात्मक, जो लेखन कौशल का जो पक्ष है, और जिसकी ओर ज्यादा ये झुके हुए थे, जिसकी ओर ज्यादा झुकाव था रचना की, तो वो उधर की ओर किए हुए हैं। मेरे ख्याल से ये किताब यदि आप पढ़ेंगे तो आपको हर एक दौर का, क्या कहते हैं उसको, एक पूरा, जैसे जब कोविड हुआ था तो एक गोली आ गई थी जिसमें जिथ्रोमाइसिन और ये डोलो सब चीजें थी। तो ये वही चीज ये वही चीज है कि इसमें आपको सारा कॉम्पैक्ट, आप जितने भी, जैसे अगर हमने रामधारी दिनकर जी के बारे में पढ़ा तो उसमें पूरी उनकी रचनाओं के विषय में पता चल जाएगा, उन सारे लेखकों के उनके बारे में, जीवन के बारे में, साथ में कहां कहां किससे किससे चर्चा, ये सारी चीजें। मैं जो पढ़ता हूं, एक किताब है, अगर आपको एक साहित्य से बड़ा लगाव हो तो दिनकर जी की तो है ही, रश्मिरथी। एक किताब और है,
मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत। साकेत, आहा, अद्भुत किताब है। साकेत थोड़ी सी कठिन है, इसकी भाषा शैली, तो चूंकि अगर आप शुरू से हिंदी साधारण में है तो साधारण में तो फिर हिंदी बहुत सारी कठिन आप आएगी, लेकिन जब व्यक्ति उसमें आपको रस लेने लग जाएगा तब मजा आ जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ सकते हैं, आप रामचंद्र द्विवेदी जी को पढ़ सकते हैं, कोशिश करने वालों की वो सोहनलाल द्विवेदी जी को पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने जो लिखा है, तो ये बहुत साधारण सी और बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। जब आप यहां से घुसेंगे तब आप कुछ नए लेखकों में भी जाएंगे, तो उस तरफ लेखक कवि को पढ़ेंगे। और साकेत की खास बात यह है ना कि वहां पर आप कल्पना का एक अच्छा उदाहरण, एक जगह पे लिखा है उन्होंने, आपका प्रेम जगा रहा हूं साहित्य के प्रति। एक जगह पर लक्ष्मण जी और भरत जी, जब भरत जी मनाने गए थे कि चलिए वापस, तो वहां पर भरत जी बीच में कहते हैं राम जी से कि भैया मुझे कुछ पूछना है। तो लक्ष्मण जी वहां पर बीच में बोलते हैं, ऐसा कुछ कथा है, थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूं, तो वहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया ये क्या पूछेंगे, ये दूसरे हिसाब से आए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। उसके, भरत के लिए राम जी का भाव है कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जननी जनकर भी जान न पाई जिसको। पता नहीं आप एक एक उस गहराई तक, या दर्शक हमारे यहाँ पे जो श्रोता है वहां पर वो पहुंच पाए कि नहीं। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, उसको क्या पूछना चाहता होगा, उसकी था कैसे ले सकता हूं। जननी जिसने पैदा किया, कैकेयी, जनकर भी जिसने पैदा करके भी जान न पाई जिसको। एक एक शब्द का सुंदर ये पंक्ति मुझे ऐसे उतर गई कि क्या मतलब, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जननी जनकर भी जान न पाई जिसको। ऐसे ही एक पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। मैंने कुछ प्रतिनिध रचनाएं, आप एक किताब अच्छी आती है आजकल, प्रतिनिध रचनाएं देती है, आपके इस जेस्चर को बहुत अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पर कि आप मूव करके, और अब आप मेरे प्रश्न की गहराई को समझ गए और दर्शकों की डिमांड को समझ गए कि वो कुछ जो चाह रहे हैं। एक ये किताब है कुंवर नारायण की, और ये प्रतिनिध रचनाएं, ये हर एक राइटर्स की उपलब्ध है और ज्यादा प्राइस नहीं रहता इनका, 100 रुपए, 100-150 रुपए की आती है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी लेखक कवि को पढ़ना है तो किसी बुक स्टॉल में जाएं, और वहां पर ये किस प्रकाशन से, राजकमल प्रकाशन से है ये, आप यहां से प्रतिनिध रचनाएं करके ले आइए। सब लेखकों की है, कुंवर नारायण जी की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है, कई लोगों की किताबें हैं। वो आप, क्या बात है, ये बहुत ही काम की रहेगी। मुझे भी बेनिफिट होगा और सभी जो लोग सुनने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी किताबों को अच्छे लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जी। एक राइटर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जी जी बिल्कुल। उनकी एक लाइन बोलता हूं, और मैं आपको साहित्य से एक थोड़ा सा भाव जगाना चाहता हूं, जो यहाँ पे सुन भी रहे हैं कि चलो मैं संदीप को सुन लूं, थोड़ा सा मैं वकील साहब को सुन लूं, लेकिन उसके साथ में वो आपको जगाना चाहता हूं कि क्यों प्रेम करें भैया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे फायदा है अगर आप कल को सुनेंगे, सुनते रहेंगे। एक लाइन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, मैंने कब कहा कि, आप शायद नेटवर्क चला गया क्या आपके इधर, हेलो, वकील साहब आ गए आप, थोड़ा नेटवर्क स्लो। अच्छा अच्छा, मुदित जी बोल रहे हैं, आप बोले। हाँ सर, आप आ गए, आप सुन रहे हैं? जी जी जी, मैं थोड़ा सा नेटवर्क एरर मुझे लग रहा है यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, वो सर्वेश्वर तो पढ़िएगा, उस आशय, मैंने कब कहा कि कोई, मैंने कब कहा कि कोई मेरा साथ दे, हाँ
चाहा जरूर। आप समझे? ये जो मैंने लाइन मैंने कही, जो आपको मेरी बात है, कब कहा कि कोई मेरा साथ दे, हाँ चाहा जरूर। तो इस तरह की जो पंक्तियां होती हैं तो वो आपका जीवन बदल देती हैं, आपके विचारों को एक जिसमें सबका हित, जिसमें सबका हित होता है वो साहित्य होता है। ये सीधी सी परिभाषा है इसकी, बेहतरीन। और उसी में आनंद है। रचना और बेहतरीन आनंद, एक आनंद आई जब तक रचना है। बच्चन जी की कई बार पोस्ट में आती है बड़ी सुंदर की लाइन की, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। ये साहित्य है। मन के रख देते हैं कि भैया यही चीज है, इसलिए पढ़िए ये साहित्य। मैंने कहा ना, जिसमें सबका हित है। सिर्फ साहित्य के साथ सिर्फ अपेक्षा यही है कि वो कल्याण करता है। जो साहित्य आपको बांटना सिखाए, जो साहित्य आपको आपको आप में अगर वो संवेदना को छूते हुए कहीं पर भी हमारे भीतर एक अलगाववाद की प्रक्रिया, वो कभी नहीं, कल्याण होना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी। एक बड़ी सुंदर आपको कहानी मैं बताता हूं, फिर मैं विदा भी लूंगा। वकील साहब, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, कल मुंबई जाना है मुझे। तो हाँ, जी, मुझे व्यस्तताओं का ध्यान है। तो एक बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कि एक क्रूर राजा था दुराचारी, और लगातार नरसंहार कर रहा था जो उसके विरोध में बोल रहे थे। उसने एक परिवार से एक बच्ची के पिता को उठा के लेके गया। बच्ची छोटी थी, 9-10 साल की, 11 साल की रही होगी। वो माँ उसकी रोती हुई बैठी हुई थी, बच्ची भी उसकी गोद में बैठी हुई थी। उसने कहा कि माँ, वो मेरे पिताजी को क्यों उठा लेके गए? तो उस माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता ने उस राजा के खिलाफ एक कविता लिख दी थी। उन्होंने कहा अच्छा, तो उसमें उठाने की क्या जरूरत थी? वो भी कविता लिख देता मेरे पिताजी के बदले में। तो तब माँ ने जो कहा, यहां पर जितने दोस्त मेरे सुन रहे हैं, ये मर्म समझिएगा, कविता का भाव समझिएगा, एक बार कविता से प्रेम करिएगा। वो माँ कहती है कि बेटा, यदि वो कविता लिख सकता तो नरसंहार नहीं कर रहा होता। यदि वो कविता लिख ही सकता तो नरसंहार नहीं कर रहा होता। ये होती है कविता की कोमलता, और कविता की क्षमता वो होती है 4 बांस 40 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊंचे सुल्तान है अब न चूक चौहान। ये शब्द ही थे जो जा करके उसे भेद देते हैं सुल्तान को, पृथ्वीराज चौहान के बाद। भाई ने ये लिखा होगा और चंद्रबरदाई ने ये पढ़ा होगा तुरंत, और महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने ये साहित्य भेद दिया, वही बिल्कुल वही साहित्य एग्जैक्टली। तो मुझे यही है जिसमें सबका ध्यान है, और आप बहुत व्यस्त हैं, और साहित्य के रूप में ये व्यस्तता बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आप इजाजत लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये निजी दरख्वास्त करूंगा कि खिड़की के नाम एक संदेश दें। मैं तो कई बार बोल चुका हूं, और एक बड़ा सुंदर नाम है आपकी टीम में, उज्ज्वला जी। उज्ज्वला, मैंने कल कहा भी, उनकी तारीफ भी करी थी मैंने, बड़ा अच्छा नाम है। तो उनसे बात हुई थी, और नेहा जी से बात हुई, नेहा मिश्रा प्रियम जी से, उनसे मेरी झांसी में मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छी लेखिका है, बहुत गहरी लेखिका है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस तरह की पहलों का हमेशा स्वागत है, और मैं किसी भी शुरुआत का हमेशा हिस्सा बनना चाहता हूं, क्योंकि जब आप किसी की शुरुआत का हिस्सा बनते हैं तो आप उससे ज्यादा जुड़े रहे ना जुड़े रहे ये अलग बात है, लेकिन आपके दिमाग में एक यात्रा रहती है, आपके दिमाग में एक ये भाव रहता है कि उसकी स्थापना में मैं था। ये एक बड़ी बात है। तो आप लोग जो पहल कर रहे हैं ये बड़ी अच्छी, और ये चलने दीजिएगा। बीच में ऐसे रेजिस्टेंस आएगा कि अब क्या करें, लोग पढ़ नहीं रहे। देखिए, एक बड़ी बात है कि साहित्य का क्षेत्र ऐसा है कि इसके सुनने वाले कम हैं, लिमिटेड हैं, पर जो हैं वो हैं, ये खास बात है।
जिसकी आस्था है, जिसका साहित्य प्रेम है, ये कोई ऐसा शेयर मार्केट का नहीं है कि आज ये गिरा तो गया। साहित्य में जिसका प्रेम बना है वो बना ही रहता है। वो इसको ये साहित्य उग गया तो दूसरा साहित्य शुरू कर देगा, दूसरा उग गया तो तीसरा शुरू कर देगा, लेकिन उसका साहित्य, तो साहित्य के जो प्रेमी होते हैं वो आकर बधे हुए होते हैं। मैं जो इतनी अमीरी काट रहा हूं अपने दूरदर्शकों से, तो मैं इसलिए नहीं काट रहा हूं कि मेरी कोई भी चीज आउटडेटेड हो ही नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि साहित्य है, वो हमेशा काम आता रहता है, और साहित्य प्रेमी हमेशा है तो जुड़े रहते हैं, तो वो मेरा कारोबार चलता रहता है। तो आप जो ये काम कर रहे हैं, बीच में आप कैसा लगेगा, कई सारे लोग जब शुरुआत करते हैं तो मैंने देखा है ऐसा सहज रूप से, तो उनका मन हारने लगता है कि सर शुरू किया था फिर ये चला। ऐसा मत करिए। जिसने भी ऐसा नहीं किया वो जाकर के एक बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेज बने हुए हैं। अगर तो यही अगर छोटी शुरुआत, और आप जैसे एंकर, आप जैसे लोग यदि इसके साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरह के सवालों, क्या होता है ना कि जैसे आपके सवाल रहते हैं ना, तो लगता है कि भैया वकील साहब आ रहे हैं, तैयार रहो। ये रहता है इनके साथ उस शब्दों के, सवालों की गंभीरता। मैं अभी जितनी भी सोशल मीडिया पर ये अपनी पोस्ट लगी है कि इंटरव्यू, मैं इस इंटरव्यू को हटा के एक बेहतरीन सा, मतलब एक ही नॉर्मल वार्तालाप है, और शायद इसीलिए प्रशांत जी ने बहुत सही शब्द का चुनाव करके लिखा है, संवाद। सही बात, तो संवाद साहित्यिक रूप से भी और निजी रूप से भी मैं कनेक्टेड रहूंगा। खिड़की आपसे हमेशा कनेक्टेड रहेगी, और जहां कहीं पे लक्ष्य भेदने में कुछ भी समस्या आएगी तो मैं आपसे ये वादा लेता हूं कि आप 4 बार 24 गज वाला श्लोक पढ़ के हमसे लक्ष्य भेदवा देंगे। ये आपकी तरफ से मैं अपने खुद को वादा ले रहा हूं। अरे हमेशा साथ है, और बहुत अच्छा लगा वकील साहब आज आपसे बात करके, और मैसेज में बात होती रहेगी और हम जुड़े रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। और जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक मुझे झेला, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे शानदार, जानदार, धुआंधार, दमदार गेस्ट कवि संदीप द्विवेदी जी, जिनके शानदार वचनों और शानदार कविताओं ने न सिर्फ हमें मोटिवेट किया बल्कि साहित्य के प्रति हमारे रुझान को और गहरा कर दिया। खिड़की से आप सभी जुड़े रहिए, और खिड़की के इस परिवार के साथ अपने परिवार को भी जोड़िए। एक बड़ा और बेहतरीन साहित्यिक कुनबा बनाते हैं, और इस पहल में आप सभी का साथ चाहिए। जुड़े और जुड़े रहिए। धन्यवाद।